नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और जून महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हम तीसरा पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जून महीने के 2 पार्ट हो चुके हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और प्रीवियस जितने भी मंथ हैं उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं, और प्रीवियस मंथ को कंपाइल कर एक PDF बनाकर टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड भी करवा दी गई है। अभी हम जून महीने के 3rd पार्ट से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, अभी हाल ही में जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष जो है वो बनाई गई हैं। तो ये अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया है, ये विद्या नेगी को जो है वो बनाया गया है। विद्या नेगी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इनको हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। पहले तो हम जान लेते हैं ये विद्या नेगी जो बनाई गई हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो ले लेते हैं। देखो, विद्या नेगी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली क्षेत्र से जो है वो संबंध रखती हैं। ये लगभग 3 सालों के लिए जो है वो बनाई गई हैं। और अगर हम थोड़ा सा डिटेल से अब जानते हैं महिला आयोग के बारे में, देखिए, अगर हम महिला आयोग के बारे में जानते हैं तो एक होता है नेशनल वुमेन कमीशन, ठीक है, एक होता है स्टेट वुमेन कमीशन। तो सबसे पहले तो आपको ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? बहुत बार पब्लिक सर्विस कमीशन इस क्वेश्चन को पूछता है। तो इसकी स्थापना जो था वो 1992 में जो था वो की गई थी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। अगर हम बात करें स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एक स्टैचुरी बॉडी है, और जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है वो भी एक स्टैचुरी बॉडी है। और हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन की स्थापना जो है वो की गई थी 1993 में। इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी? 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, और इससे 1 साल पहले जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन था उसकी स्थापना हो चुकी थी। इसका काम क्या है? ये जो महिलाओं के लिए कोई भी कमीशन बनाया जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है कि महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उसके लिए जो है वो महिलाओं के राइट में खड़ा होना, उस इशू को जो है वो रेज करना, ये सब जो है वो इसका काम है। मतलब महिलाओं को उनका राइट मिल सके, उनके साथ गलत ना हो, इसके लिए जो है ये कमीशन बनाए जाते हैं। ठीक है जी। वैसे ही अलग अलग कमीशन जो है वो बनाए जाते हैं। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो इस तरह की अलग अलग बॉडीज़ बनाई जाती हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया जाता है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ भी बनाया जाता है। ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बनाया गया, ये 1993 में जो था वो बनाया गया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये भी 1993 में ही बनाया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी बनाया गया, ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था ये भी 1993 में ही बनाया गया था। तो इतने कमीशंस के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर टोटल नंबर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय हाईएस्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से किस फाइनेंशियल ईयर में हिमाचल प्रदेश में रेगुलर एम्प्लॉय की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा थी। अगर देखो हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में रेगुलर एम्प्लॉय की, तो हिमाचल प्रदेश में जो रेगुलर एम्प्लॉय थे वो अलग अलग ईयर में फ्लक्चुएट करते रहे। तो अगर हम इन ईयर्स को देखते हैं तो 2021 में अगर हम देखेंगे कि कितने रेगुलर एम्प्लॉय हिमाचल प्रदेश में थे, तो 1,87,899 1,87,899 इतने रेगुलर एम्प्लॉय हिमाचल में थे। 2022 में जो है वो 1,90,137 इतने रेगुलर एम्प्लॉय थे। 2023 में जो है वो ये 1,85,698 इतने थे, और 2024 में ये 1,80,800 इतने रेगुलर एम्प्लॉय हिमाचल प्रदेश में है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से किस साल जो है वो हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट नंबर है रेगुलर एम्प्लॉय का। तो ऑप्शन बी 2022 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 2022 में जो है वो रेगुलर एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर ही हम पार्ट टाइम एम्प्लॉय की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर 1 में एक बार पूछा जा चुका है। तो मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन की लिस्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछना है। हम पार्ट टाइम एम्प्लॉय की भी बात करते हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉय 2021 में जो है वो हिमाचल प्रदेश में 3086 हुआ करते थे। 2022 में ये 2430 हुआ करते थे, 2430 हुआ करते थे, और 2023 में ये 5726 थे, और अभी 2024 में इनका डाटा जो है वो 6015 है, 6015 जो है अभी ये पहुंच गए हैं आकर। और डेली वेजेस पर अगर हम बात करते हैं तो 2021 में डेली वेजेस पर 4930 एम्प्लॉय थे, 4930 ये 2021 में थे। 2021 के बाद 2022 में 4412 थे, और 2023 में ये 4593 थे, और 2024 में ये 3715 है। तो इस तरह से जो है ये पार्ट टाइम, डेली वेजेस और रेगुलर एम्प्लॉयज़ का डाटा हमारे पास लास्ट 4 ईयर का हमने जान लिया।
ये लास्ट 4 ईयर का डाटा आपने यहाँ पर ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश इकॉनमी इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो बोलते हैं 2023-24 तो बोलते हैं 2023-24 में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो द्वितीयक क्षेत्र है, सेकेंडरी सेक्टर है, उस क्षेत्र का कितना हिस्सा है। देखो सेकेंडरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 39.98%। हम यहाँ से पूरा डाटा जान लेंगे क्योंकि एचएस में एक यहाँ से क्वेश्चन जो था वो बना था। ठीक है, देखो इकोनॉमी जो हिमाचल प्रदेश की है ना वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन रहता है तो 1950-51 से लेकर 2023-24 तक का डाटा हर एक सेक्टर में ये कंपेयर किया गया है। ये जो हमारा एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर उसको बोलेंगे, ये जो है इसमें 1950-51 में 70.37% जो है वो ये जीएसडीपी में जो है वो कंट्रीब्यूट करते थे। 2023-24 में ये कम होकर 14.74% जो है वो रह गया। और उसके बाद अगर हम सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर देखते हैं तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का डाटा जो है वो 1950-51 में सेकेंडरी सेक्टर का 7.41 हुआ करता था और टर्सरी सेक्टर का 22.22 हुआ करता था, इतना हुआ करता था। परंतु अभी ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बढ़कर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर 39.98% तक पहुंच गया है और टर्सरी सेक्टर जो है वो 45.28% तक जो है वो पहुंच गया है। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर कौन सा सेक्टर जो है वो आता है। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें आपकी क्रॉप्स आती हैं, फॉरेस्ट्री आती है, फिशरीज, लाइव स्टॉक आता है आपका, ये सब माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में आपका जो है वो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई आता है और टर्सरी सेक्टर में जो है वो आपका होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, रियल एस्टेट, ये सब चीज़ें जो है वो आपकी टर्सरी सेक्टर में आती हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, कौन कौन सी इसमें जो है वो सब सेक्टर आते हैं, वो भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है चीज़, वो भी यहाँ से पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द अप्रूव्ड आउटले ऑफ रूरल डेवलपमेंट सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो है वो बनता है। अब देखो अगर आप कहेंगे कि ये कहाँ पर करंट अफेयर के साथ जो है जाकर लिंक होता है, तो करंट अफेयर के साथ नहीं, ये हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वे के साथ जो है वो लिंक होता है। हिमाचल एक छोटा सा स्टेट है और इसमें अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेली कोई नया करंट अफेयर बनता है तो वो पॉसिबल नहीं होता। यहाँ से हमें तो वो चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, जो हमारे एग्जाम में जो है चीज़ें पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर जो है बजट आउटले की बात की जा रही है। बोलते हैं व्हाट इज़ द अप्रूव्ड आउटले ऑफ रूरल डेवलपमेंट सेक्टर। ये जो ग्रामीण विकास क्षेत्र है, रूरल डेवलपमेंट सेक्टर है, इसका हिमाचल प्रदेश में कितना जो है वो आउटले रहा 2024-25 में। तो रूरल डेवलपमेंट सेक्टर का जो है वो आउटले रहा 287 करोड़। एग्जैक्टली ये 287.05 करोड़ जो है वो रहा। हमारे पास ऐसे ही अलग अलग सेक्टर जो है वो आते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हम जान लेते हैं हिमाचल की जीएसटी। उनका आउटले जो है वो जान लेते हैं कि 2024-25 में उनका आउटले कितना था। एक तो हमारे पास एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ वाला ये सेक्टर आता है, इसका जो टोटल जो है वो आउटले रहा वो 910.15 करोड़ जो है वो रहा 2024-25 में। एक हमारे पास जो है वो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल आता है, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल का जो आउटले वो जो है वो 300 करोड़ जो है वो रहा। और इसके अलावा जो है वो एनर्जी सेक्टर आता है, एनर्जी का जो है वो 589 करोड़ जो है वो रहा, ये एनर्जी का आउटले है। और हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर आता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो आउटले रहा वो रहा 2681.84 करोड़। ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ज़रूर ध्यान रखना। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोड्स और ब्रिजेस भी आते हैं, तो रोड्स और ब्रिजेस में कितना था, रोड्स और ब्रिजेस में 1365 करोड़ था। और रोड ट्रांसपोर्ट का कितना आउटलेट था, तो रोड ट्रांसपोर्ट का जो था वो आउटले आपने 389.34 करोड़ जो है वो ध्यान रखना है। और सिविल एविएशन का आपने ध्यान रखना है, जो सिविल एविएशन है उसका जो है आउटले वो है 910 करोड़। ये हमने अलग अलग सेक्टर का आउटले हिमाचल में जो है वो जाना। अच्छा, ये अलग अलग सेक्टर क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि ये जो स्पेशल विंटर गेम्स हुई, स्पेशल विंटर ओलंपिक्स गेम्स हुई, स्पेशल ओलंपिक गेम्स जो हुई 2025 में, ये जो है वो बोलते हैं कौन सी कंट्री में जो है वो हुई। तो क्यों ये चर्चा में आया, ये हिमाचल के साथ क्वेश्चन जो है वो जुड़ेगा डायरेक्टली आकर। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये जो है वो इटली में हुई जाकर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। स्पेशल विंटर गेम्स जो हुई, स्पेशल ओलंपिक गेम्स जो हुई वो कहाँ पर हुई, वो जो है वो इटली में हुई। इटली में भी आपने ध्यान रखना है कि इटली में भी जो है ये जो है वो
2025 में होती हैं। इससे पहले जो है वो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स हुई थी 2023 में, तो वो जर्मनी के बर्लिन में जो था वो हुई थी। 2023 वाली जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। 2025 में जो वर्ल्ड विंटर गेम्स हुई वो जो है वो इटली में जो है वो आयोजित की गई। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि विशेष ओलंपिक्स में हिमाचल प्रदेश के 15 खिलाड़ियों ने जो है वो भाग लिया और गवर्नर जो है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर इनके साथ मिले, तब ये चर्चा में आया। अब देखो इटली में भी ये ट्यूरिन सिटी है इटली की, जहाँ पर ये आयोजित की गई और इंडिया की ओर से जो है वो 49 सदस्यों का जो है वो एक जो है वो प्रतिनिधिमंडल जो था वो गया था। 49 में से जो है वो 30 यहाँ पर खिलाड़ी गए थे और 19 जो है वो सहायक स्टाफ जो था वो यहाँ पर गया था। अब 15 खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश से जो था वो संबंध यहाँ पर रखते थे, ये कॉन्टेक्स्ट है। 15 खिलाड़ी हिमाचल के यहाँ पर थे। अब हिमाचल प्रदेश के ये 15 खिलाड़ी थे, तो ये भी बताया गया था यहाँ पर कि जो भारत है, भारत ने इन खेलों में 33 पदक जो है वो जीते हैं। 33 मेडल जो है वो भारत के द्वारा जो है वो जीते गए हैं। इन्होंने यहाँ पर जो है वो डॉक्टर मल्लिका नड्डा का भी जो है वो नाम लिया, उनके प्रयासों की इन्होंने सराहना की। ये डॉक्टर मल्लिका नड्डा एक तो जगत प्रकाश नड्डा जी की वाइफ हैं, दूसरा ये स्पेशल ओलंपिक्स भारत और एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल की जो है वो अध्यक्ष हैं। इसकी ये अध्यक्ष हैं, तो इनका इन्होंने नाम दिया। इन्होंने कहा कि 2002 में बिलासपुर से जो है वो विशेष ओलंपिक्स की पहल हुई थी और मल्लिका नड्डा ने स्पेशल ओलंपिक्स हिमाचल प्रदेश की जो है वो 23 वर्ष की यात्रा जो है वो पूरी करने और शिमला व नारकंडा में 2008 में पहले नेशनल विंटर गेम्स जो है वो सफलतापूर्वक जो था वो आयोजित करवाए थे। तो उनका नाम इन्होंने लिया। बस जानना ज़रूरी है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। 15 खिलाड़ी हिमाचल के जाते हैं, भाग लेते हैं जाकर, और मल्लिका नड्डा का नाम आया तो वो किस पोजीशन पर हैं अभी वो भी आपने जान लिया कि वो पोजीशन उनकी क्या है। वो पोजीशन आपको पता चलती है यहाँ से। वो जो है वो भारत और एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल की जो है वो अध्यक्षा हैं। ठीक है जी, और इतना सा ही हम यहाँ से नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए तैयारी अगर आप अपकमिंग TGT के एग्जाम के लिए, JBT के एग्जाम के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, आपको अपनी कमियों का पता लगे और उन कमियों के ऊपर आप काम भी कर सके, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। बोलते हैं द फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट कवर हाउ मच हेक्टेयर एरिया। ये जो फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना है ये कितने हेक्टेयर एरिया को शामिल करती है, कितने हेक्टेयर एरिया को ये कवर करती है। तो ये फिन्ना सिंह परियोजना इंपॉर्टेंट है, क्यों चर्चा में आई पहले वो जानिए। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना के लिए 55.51 करोड़ की राशि जो है वो जारी की गई है। 55.51 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, इसलिए ये फिन्ना सिंह परियोजना जो है वो चर्चा में आई। ये जो फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये जो है वो लगभग 4205 हेक्टेयर एरिया को जो है वो कवर करती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हमारे पास कुछ ऐसे ही इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल में है, जैसे कि हमारे पास बल वैली लेफ्ट बैंक इरिगेशन प्रोजेक्ट आता है जो कि 2780 हेक्टेयर लैंड को जो है वो कवर करता है। एक हमारे पास सिद्धाता इरिगेशन प्रोजेक्ट आता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, ये 3150 हेक्टेयर एरिया को कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का ये चंगर इरिगेशन प्रोजेक्ट आता है जो कि 2350 हेक्टेयर एरिया को कवर करता है। और एज अक्टूबर 2024 CAD यानी कि कमांड एरिया डेवलपमेंट एफर्ट्स हैव बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड 2705 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन द सिद्धाता एरिया। और ये जो फिन्ना सिंह परियोजना है, फिन्ना सिंह ये कल्टिवेटेड कमांड रीजन है, इसमें जो है वो 4205 हेक्टेयर एरिया जो है वो आता है। और एक नदौन एरिया का है, ये जो नदौन एरिया का है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, ये 2980 हेक्टेयर एरिया को जो है वो कवर करता है। ये दोनों ही फिन्ना सिंह नदौन एरिया वाला, ये दोनों ही अंडर गोइंग डेवलपमेंट हैं और ये जो है वो मीडियम स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट का जो है वो पार्ट है। ठीक है जी, तो ये आपको पता चलता है अलग अलग परियोजनाओं के बारे में। वैसी ही ये तो हमारे पास जो है वो परियोजनाओं में आ गई हमारे पास
ये हमारे पास मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो आता है। हमारे पास एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट भी जो है वो आता है। ये जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये है शाह नहर परियोजना। ये जो शाह नहर परियोजना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाह नहर प्रोजेक्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है और लगभग जो है ये 15,200 है 15,287 हेक्टेयर एरिया को जो है वो कवर करता है। ठीक है जी। तो ये शाह नहर परियोजना के बारे में अलग से ध्यान रखना है। ये एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का। आगे बोलते हैं माता कामना देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल। तो इसके ऊपर भी एक अलग से आर्टिकल आया था। माता कामना देवी के मंदिर के ऊपर ये कौन सी पहाड़ी पर जो है वो स्थित है। पहले तो ध्यान रखना है कि ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो स्थित है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है और डिस्ट्रिक्ट शिमला में भी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। डिस्ट्रिक्ट शिमला की जो है ये प्रोस्पेक्टस हिल के ऊपर जो है वो स्थित है। प्रोस्पेक्टस इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा माता कामना देवी जी के मंदिर के बारे में। माता कामना देवी का प्राचीन नाम क्रीड़ा देवी है। क्रीड़ा देवी भी है। इनके देवी का खेल स्थान था यहाँ पर। और कामना माता की अगर हम बात करते हैं तो ये लोकप्रिय माता हैं, कामना को पूरी करती हैं, भक्तों की मनोकामना को पूरी करती हैं। ये प्रोस्पेक्टस हिल पर आती है। इसका एल्टीट्यूड लगभग 2150 मीटर जो है वो आता है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये आता है और शिमला की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है ये आती है। और अब देखो ये जो यहाँ पर पूजा होती है 3 देवियों के रूप में यहाँ पर पूजा होती है। एक तो यहाँ पर महादुर्गा माता के रूप में जो है पूजा होती है, एक महाकाली के रूप में, एक महासरस्वती के रूप में होती है। इन 3 देवियों के साथ साथ यहाँ पर भगवान श्री गणेश की, भगवान श्री शिव की और देवी की रक्षक जो शक्तियाँ हैं भगवान हनुमान जी, भगवान भैरव जी, इनके मंदिर भी जो है वो यहाँ पर विराजमान है। मंदिर जो है वो मूल रूप से जो है गोरखा शासनकाल से यहाँ पर बना हुआ है, परंतु कहते हैं कि ओरिजिनली ये मंदिर जो है वो ऑब्जर्वेटरी हिल्स पर था। ऑब्जर्वेटरी हिल कौन सी हिल है? ये वो हिल है जहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो स्थित है। परंतु जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का काम जो है वो चला तो ऑब्जर्वेटरी हिल से जो है वो इसको यहाँ से मूर्तियों को ले आया गया, यहाँ से शिफ्ट किया गया मूर्तियों को और प्रोस्पेक्टस हिल पर जो है वो स्थानांतरित कर दिया गया। उस टाइम जो है वो एक श्री धज्जू राम जी हुआ करते थे। वो जो है वो प्रोस्पेक्टस हिल पर जो है वो तपस्या कर रहे थे। इन्होंने मूर्तियों की सेवा और स्थापना की जिम्मेवारी उस टाइम जो था वो ली थी। और धज्जू राम जी की जो समाधि है वो इस मंदिर के साथ जो सटा हुआ जंगल है वहाँ पर जो है वो स्थित है। अभी धज्जू राम जी की पीढ़ियाँ ही जो है वो आगे देख रेख जो है वो मंदिर की कर रही हैं। तो ये है माता कामना देवी जी का। शिमला में माता तारा देवी जी का मंदिर है। शिमला में संकट मोचन मंदिर है। शिमला में जाखू मंदिर जो है वो स्थित है। तो ये एग्जैक्टली आपने शिमला के मंदिर भी जो है वो ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज एक्सपेक्टेड कैपेसिटी ऑफ सोंगटोंग करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो सोंगटोंग परियोजना जो है वो क्यों चर्चा में थी? सोंगटोंग परियोजना चर्चा में आने के पीछे का मेन रीजन ये था कि इस परियोजना को जो है वो नवंबर 2026 तक जो है वो पूरा किया जाए, इसलिए जो है ये चर्चा में आई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो किन्नौर जिले की है ये सोंगटोंग परियोजना, इसका दौरा किया और ये कहा गया कि नवंबर 2026 तक इसको पूरे करने के जो है वो आदेश दिए गए। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 450 मेगावाट, 450 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। अच्छा, 450 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। नवंबर 2026 तक जो है ये पूरी हो जाएगी। इतना सा आपको यहाँ से जो है वो पता चलता है। वैसे ही जो है वो अलग अलग परियोजनाएं जो है वो चर्चा में थी। जैसे कि एक जो है वो लुहरी परियोजना जो था वो चर्चा में थी। लुहरी परियोजना का ध्यान रखना है कि लुहरी परियोजना जो है वो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो है बनाई जा रही है। सतलुज नदी के ऊपर जो है ये बनाई जा रही है। और लुहरी स्टेज 1 परियोजना जो आती है वो लगभग 210 मेगावाट की परियोजना जो है वो आती है। अब ये लुहरी परियोजना जो है वो कौन से जिले में स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बीच में जो है वो स्थित है। बॉर्डर जैसे पे जो है वो ये परियोजना स्थित है, लुहरी परियोजना। एक लुहरी परियोजना चर्चा में थी, वो भी क्लियर हुआ आपका। एक जो है वो यहाँ पर लुहरी के अलावा सुन्नी डैम परियोजना भी जो था वो चर्चा में थी। तो सुन्नी डैम परियोजना के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि सुन्नी डैम परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की जो है वो स्थित है। तो सुन्नी डैम परियोजना जो है ये जो है वो सतलुज नदी के ऊपर ही बन रही है और SJVNL का ही ये प्रोजेक्ट है और 382 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। एक धौला सिद्धा परियोजना भी जो था वो चर्चा में थी। तो धौला सिद्धा परियोजना भी इम्पोर्टेंट परियोजना है। अच्छा, ये धौला सिद्धा परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है, कहाँ पर स्थित है? तो ये धौला सिद्धा परियोजना 66 मेगावाट की परियोजना है। 66 मेगावाट की परियोजना है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है। तो इतना इन अलग अलग परियोजनाओं के बारे में
ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, सारी गिरिराज पत्रिका में मेंशन की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं शूलिनी फेयर सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। तो बोलते हैं कि ये शूलिनी मेला हर साल कौन से महीने मनाया जाता है। देखो शूलिनी मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो मनाया जाता है। वो हर साल ये जून के महीने में जो है वो मनाया जाता है। अभी ये मेला मनाया गया तभी जो है ये जून के महीने में जो है वो चर्चा में आया। अब शूलिनी मेला जो सेलिब्रेट होता है ये जून के महीने में होता है। पहला क्वेश्चन ये कितने दिनों तक ये मेला चलता है, तो 3 दिनों तक जो है ये मेला चलता है। 3 दिनों का जो है ये शूलिनी मेला जो है वो होता है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में अगर फेयर फेस्टिवल की बात हो रही है तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में एक कोटी मेला भी जो है मनाया जाता है। कोटी मेला जो यहाँ पर लगता है वो मई जून के महीने में जो है वो लगता है। ये मेला जो है वो मीरा देवी के सम्मान में मनाया जाता है। मीरा देवी का मंदिर यहाँ प्रसिद्ध है तो जिनके सम्मान में ये मनाया जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो सयारी मेला भी मनाया जाता है। ये जो सयारी मेला यहाँ पर मनाया जाता है ये ध्यान रखना है आपने कि ये लगभग सितंबर के महीने के आसपास जो है वो मनाया जाता है। और ऐसा ही एक मिलता जुलता मेला जो है वो अर्की में भी जो है ये सयारी मेला मनाया जाता है। 2 दिनों का मेला यहाँ पर मनाया जाता है। तो इतना सही ध्यान रखिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं सरियोलसर लेक जो सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो सरियोलसर झील है ये कहाँ पर स्थित है। ये जो है वो देखो, एक तो लेक्स जब एग्ज़ाम में आती हैं, अभी तो आपको आसान लगेगा क्योंकि मैं सब कुछ बता दूंगा, परंतु लेक्स जब एग्जाम में आती है ना वो छोटा छोटा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं कि एग्जैक्टली होगी क्या। ये ऑप्शंस को देखकर कन्फ्यूजन जो है वो वहाँ पर हो जाता है। परंतु फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने बार बार रिवाइज किया होगा तो आप चीज़ों को गलत नहीं करते। ये सरियोलसर लेक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो आती है। ये आउटर सिराज क्षेत्र में आती है और 10,496 फीट की ऊंचाई पर जो है ये सरियोलसर झील आती है। देखो इस सरियोलसर टेम्पल की भी जो है वो कहानी है। अगर हम बात करते हैं इसकी कहानी की तो लोकेशन तो आपको पता चल गई। कहा जाता है कि यहाँ पर माता बूढ़ी नागनी का जो है वो निवास होता है। माता बूढ़ी नागनी का यहाँ पर प्रतिष्ठित मंदिर भी जो है वो स्थित है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो करते हैं। ये मंदिर जो है वो पारंपरिक शैली लकड़ी से जो है वो बना हुआ है। बूढ़ी नागनी माता यहाँ पर आती है, एक बार आई यहाँ पर माता और एक चट्टान के ऊपर आकर बैठ गई, एक पत्थर के ऊपर आकर बैठ गई। यहाँ पर 60 जोगनियाँ थी। देवी को झील के अंदर रहने वाली माता जो है वो माना जाता है। और एक बार कहा जाता है कि एक ब्राह्मण जो था वो सरियोलसर झील जो था वो घूमने आया था। वो सरियोलसर झील जो था वो घूमने आया था और उसने जो है वो यहाँ पर जो झील है यहाँ पर वो झील में जो है वो डूब जाता है। अब ये जो बूढ़ी नागनी माता रहती हैं ये झील में रहती हैं, इनका महल जो है वो यहाँ पर है। अब जब देवी ने ब्राह्मण को देखा तो देवी ने ब्राह्मण को जो है वो अपने महल में रहने के लिए जो है वो स्थान दे दिया। अब महल में रहने के लिए 3 सालों तक जो था वो स्थान दिया गया और उसके बाद जो है वो वादा किया ब्राह्मण से एक वादा ले लिया गया कि भाई तू इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा कि तू कहाँ पर था इतने सालों तक। ठीक है जी। तो उसके बाद वो अपने घर जाता है जब 3 सालों के बाद, तो सब लोग उसके ठिकाने के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर था। कुछ टाइम तक तो वो सवालों को टालता रहा, परंतु एक दिन बातों ही बातों में जो है वो उसने ये बात जो है वो सच्चाई जो था वो बता दी और उसकी जो था वो वहाँ पर मौत हो गई थी क्योंकि उसने सच्चाई बता दी थी। और अब कहा जाता है कि कोई भी इस झील में नहीं जाता। इस झील की गहराई की सही गणना भी जो है वो किसी को पता नहीं है। कहा जाता है कि अगर देवी की पूजा करनी है तो यहाँ पर बूढ़ी नागनी माता का मंदिर है, वहाँ पर जाकर पूजा कीजिए। ये जो झील है यहाँ पर, इस झील में जाए कोई भी ये माता को जो है पसंद नहीं आता। और ये झील चाहे जमी हो, चाहे ये इसमें जमी मतलब बर्फ़ के टाइम चाहे ये जम गई हो झील, चाहे पानी हो इसमें, परंतु देवी को ये पसंद नहीं कि यहाँ पर कोई झील के अंदर कोई आए। और बूढ़ी नागनी माता जो है वो कामरू नाग, माहू नाग, घुंडा नाग और हिमाचल प्रदेश के अन्य 60 नाग देवताओं की जो है वो माँ कहलाती हैं। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत ही इस तरह के जो हैं वो रहस्यमय स्थान हैं जिनकी कहानियाँ बेशक पता नहीं होती परंतु पता होनी चाहिए। जब भी हमें मौका मिलता है तो हम इस तरह की कहानियाँ ज़रूर डिस्कस करते हैं ताकि कल्चर के बारे में पता चलता रहे और एग्जैक्टली एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ जाता है तो वो भी कभी गलत ना हो। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर हुआ। अब हमारे पास कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन में मंडी में बोलते हैं स्थित दमदमा महल, इसका निर्माण किसने करवाया था। सूरत सेन के द्वारा जो था वो इसका निर्माण जो था वो करवाया गया था। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जाती है, तो सबसे अधिक वर्षा कांगड़ा में दर्ज की जाती है। शिमला जिले में कितने उपमंडल आते हैं, तो शिमला में 9 उपमंडल जो है वो आते हैं। तारागिरी हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है, तो ये तारागिरी ग्लेशियर हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में आता है। आगे बोलते हैं घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के किस जिले से होता है। देखो घग्गर नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है।
ये कहा जाता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में पब्बर नदी बहती है। पब्बर किसकी सहायक नदी है और कहाँ से ये निकलती है, ये आप कमेंट कर कर जो है वो बताएंगे। आगे बोलते हैं कि अनासार झील किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में जो है वो स्थित है। प्रसिद्ध भ्रमण पुस्तक रिहला का लेखक कौन है, तो ये भ्रमण पुस्तक रिहला जो है वो इब्न बतूता के द्वारा जो है वो लिखी गई है। संसद की लोक लेखा समिति के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है, तो संसद के जो लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं उनकी जो अवधि होती है, पदावधि, वो 1 वर्ष जो है वो होती है, 1 वर्ष के लिए वो बनते हैं। अमेरिका में गदर पार्टी बनी थी, बोलते हैं कि ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये लाला हरदयाल के द्वारा जो था वो बनाई गई थी। गदर पार्टी जो है वो 1913 में जो था वो लाला हरदयाल जी के द्वारा जो था वो बनाई गई थी। सैन फ्रांसिस्को में जो था वो बनाई गई थी। आगे बोलते हैं बिहार स्थित गया शहर का नाम क्या है, तो बिहार स्थित गया शहर का नाम गया जी जो है वो इसका नाम है। बिहार स्थित गया शहर का नाम गया जी है, नया नाम इसका। और बोलते हैं टाइफाइड फीवर किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये जो है वो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिससे ये होता है। ये भी ध्यान रखना है कि टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है, तो ये बैक्टीरिया से होता है। विश्व का सबसे लंबा चिनाब रेलवे आर्च ब्रिज कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में जो है वो स्थित है। ठीक है जी। आगे बोलते हैं दोहा और दुबई किस खाड़ी के किनारे स्थित है, तो दोहा और दुबई जो है वो फारस की खाड़ी के किनारे जो है वो स्थित है। ये फारस की खाड़ी के किनारे स्थित है। नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा की गई थी। 1926 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। आगे बोलते हैं भारत का डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत का डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को जो है वो किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को जो है ये किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मेनी मेडल वॉन बाय हिमाचल प्रदेश इन दी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कितने पदक जीते गए, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था पिछली एडिशन में, पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था। डिटेल से मैंने आपको बताया था खेलो इंडिया पैरा गेम्स की जो मेडल टैली थी उसके बारे में। अभी आप कमेंट कर कर जल्दी से अपना आंसर जो है वो बता दीजिए। अगर टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @tallexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।